एक बच्चा गांव से निकला, उसने किस मशक्क़त के साथ तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद उसने रेगुलर बच्चों के साथ कंपटीशन करके एक सरकारी मुलाजिम बतौर जनरल लाइन टीचर सेलेक्ट हुआ। अगर हाथ आपके चारों ओर घूमते हैं तो आपको भी लगता है कि नहीं, ये जो लोगों की और कुछ मंशाएं हमारे चारों ओर घूम रही हैं ना, इन मंशाओं का कत्ल हमें करने के लिए हमें भी अपनी मंशा को जन्म देना। उसके पास मैंने स्मार्टफोन भी देखा, आप वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप केस कैसे लिखाते हैं। जनरल लाइन टीचर से टर्मिनेट किया गया तो उसके बाद आपने तालीम का दामन फिर से थामा जी। तो कब आपने ग्रेजुएशन की और कब आपने लॉ में सरकार को कितने केसों में रिप्रेजेंट किया, कितने केसों में जवाब दायर किया, क्या परफॉर्मेंस रहा आपका एज ए गवर्नमेंट एडवोकेट। लॉ करने के बाद फिर आपने ये काला कोट पहनने की भी ये ठान ली, तो ये कैसे संभव। आदाब नाजरीन, मैं आपका खादिम शेख अल्ताफ हुसैन आज फिर एक अहम शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू हूँ। आज के मेहमान हमारे सूरज सिंह एडवोकेट J&K हाई कोर्ट जम्मू हैं, जो कि 100% विजुअली इम्पेयर्ड हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है ग्लोबल पीस के इस प्रोग्राम में। अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें एक अवसर, एक मौका प्रदान किया है कि हम आपके साथ बैठ करके बाकी अपने चाहने वालों से रूबरू हो सकें। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा ये रहेगा, आप कहाँ से हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अल्ताफ साहब, हम एक किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी हैं और हमारा जो बसेरा है वो लोहाई मल्हार तहसील में है, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर एक गांव है। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये एक हिस्सा है जो एक बैकवर्ड एरिया है। सर, आप विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं वो बाय बर्थ हैं या कि बाद में ये तकलीफ हुई आपको। देखिए अल्ताफ साहब, मैं जन्मजात से मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, यानी शुरू से ही मेरी आँखों की जो समस्या है वो शुरू से ही है और मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। अच्छा, तो नाजरीन, ये पहले वाहिद एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो कि 100% नाबीना होने के बावजूद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने आज इसलिए इस प्रोग्राम में दावत दी ताकि बहुत सारे और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन साबित हो। तो सर, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई। अल्ताफ साहब, मालूम नहीं था कि सफ़र शुरू हो पाएगा कि नहीं। लगभग मैं 7 साल की उम्र का था तो एक पुलिस ऑफिसर इसरार खान साहब ने मेरे फादर साहब को कहा कि एक ब्लाइंड स्कूल है जम्मू के अंदर जहाँ से आपका बेटा भी पढ़ाई कर सकता है यदि दिखता नहीं है तो भी। तो मेरे पिताश्री बड़े प्रभावित हुए उनकी बातों से और आखिरकार जब मेरा दाखिला हुआ स्कूल के अंदर और जो मेरी शुरू की जो शिक्षा थी वो यहाँ से पूरी हुई और उसके बाद मैंने एक हिंदी रत्न की डिग्री मैंने जो थी वो प्राप्त की, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थ्रू जम्मू यूनिवर्सिटी करवाया करती थी। इससे पहले कि हम आगे आपको पढ़ाई के बारे में पूछें, ये जो ब्लाइंड स्कूल आपने बोला जी, ये जम्मू में कहाँ पे वाक़ा है। जब मैंने 90 के दशक में शुरू किया तो उस समय ये अम्फला वेद मंदिर जम्मू में था, लेकिन उसके कुछ वर्षों के बाद ही सरकार ने एक अपनी जगह खरीद के एक बिल्डिंग बनाई और वो इस समय रूपनगर जम्मू जो है यहाँ पे बसा हुआ है। बिल्कुल नाजरीन, मैं इस ब्रेल स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस भी कर चुका हूँ और मैंने वहाँ देखा है कि बहुत सारे नाबीना बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वहाँ ज़ेर तालीम हैं और वो बहुत अच्छा स्कूल, क्वालिटी वाला स्कूल है। और मैं उन साथियों से गुजारिश करूँगा कि जिनके बच्चे जो हैं किसी वजह से नज़र से माजूर हैं वो अपने बच्चों को उस ब्रेल स्कूल में दाखिला करा के उनका फ्यूचर जो है ताबनाक बना सकते हैं। तो अब सर, आपकी जो वहाँ तालीम हुई, क्या आपकी
किताबें हमारी किताबों की तरह ही होती थी या कि उसका कोई स्क्रिप्ट वगैरह अलग होता है? देखिए ऐसा है कि वो जो किताबें होती हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट करके होता है। स्क्रिप्ट को नाम दिया गया ब्रेल। तो ब्रेल जो है एक हाथ से वो एक डॉट सिस्टम होता है जिसको इस उंगली के सहारे पढ़ा जा सकता है और उंगलियों से ही उस उनके लफ्ज़ों की पहचान की जा सकती है। और वो इस तरह का एक स्क्रिप्ट जो था एक ऐसे ही हमारी तरह एक विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि नाबीना जो आदमी थे उन्होंने उसको ईजाद किया था। तो आज तक जो लोग पढ़ रहे हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, वो इसी स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। लेकिन ब्रेल में जो किताबें हैं वो बहुत कम किताबें हैं। सिर्फ आप प्राइमरी लेवल तक की किताबें जो हैं ब्रेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद ब्रेल में किताबों को आगे लिखने का सिलसिला जो है वो जारी नहीं रखा गया है। तो इसलिए उसके बाद की जो पढ़ाई करनी होती है वो बड़े डिफरेंट अंदाज हैं, बड़े डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आगे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। आपको रोकना चाहूँगा। जी जी जी। जैसे आपने कहा कि आपने 8वीं कक्षा तक ब्रेल स्कूल में तालीम हासिल की, वहाँ जो स्क्रिप्ट होता था वो टोटली डिफरेंट होता था। फिर आपने 9th जिसको आप हिंदी रत्न के नाम से बोलते हैं और 10th जो है आपने जेके बोर्ड से किया और 11th और 12th आपने रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू से किया। तो वो जो मीडियम था वहाँ क्या कहते हैं किताबों का, वो तो टोटली डिफरेंट था। तो आप उसको कैसे फिर क्या कहते हैं पढ़ते थे, उन किताबों को कैसे पढ़ते थे और फिर कैसे याद करते थे? जो हमारी क्लास में कुछ दोस्त लोग हुआ करते थे उन दोस्त लोगों को कहना कि ये कॉन्सेप्ट मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, इसको या पढ़ के बता दीजिए। या जो हमें उस समय जो शिक्षक जो वहाँ लेक्चरर्स जो स्कूल के अंदर पढ़ाते थे उनसे कह देना कि हमें फिर से बात समझा दीजिए क्लास के बाहर भी जा करके, तो वो लोग समझा देते थे। या फिर टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग्स करके वो रिकॉर्डिंग सुन लिया करते थे बार बार और उनको दोहराना पड़ता था जिसके माध्यम से चीज़ों को याद किया जाता था। सर सूरज जी, एक बात समझना चाहूँगा, जब आप ब्रेल स्कूल से रेगुलर स्कूल में आए तो आपने वहाँ चलो क्लासेस तो आपने अटेंड की जैसे आपने बोला और टेप रिकॉर्डर वगैरह से आपने सीख भी लिया, लेकिन ये मुझे बताएं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन पेपर्स लेकर कैसे अपने आंसर्स लिखते थे? देखिए अल्लाह साहब, ये बड़ी एक चीज़ है ये अपने आप में। ऐसा है कि एक प्रोसीजर में एक चीज़ ऐड की गई है कि कम पढ़ा हुआ बच्चा जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं रखता है उसको हमारे एज ए राइटर अलॉट किया जाता था। बाकायदा परमिशन बना करके उसको राइटर अलॉट किया जाता था और वो बच्चा पढ़ने और लिखने की काबिलियत रखते होना चाहिए था। वो बच्चा पेपर पढ़ के सुनाता था कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है और क्वेश्चन ये लिखा गया है। फिर जब क्वेश्चन वो पढ़ के सुना देता था फिर हम उसको कहते थे कि अब इसका जवाब लिखना है। हम उसको जो लिखाते रहे वो बच्चा लिखता रहता है और जब वो बच्चा लिखता रहता है तो आखिरकार पेपर जो होता है वो आम बच्चों की तरह पेपर हमारा जो होता है वो पेपर्स में मिक्सअप हो जाता है। और जो एग्ज़ाम को चेक करता है, जो पेपर्स को एग्जामिन करता है, जो चेक करता है, उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी का एक पेपर है या किसी और तरह की डिसेबिलिटी रखने वाले आदमी का पेपर है। वो एक आम आदमी समझ के ही वो सारे पेपर्स को जैसे बाकी वालों को चेक करता है उसको भी इसी तरह से चेक करके फिर उसकी मार्किंग करता है। बहुत खूब सर, गोया हमें जो समझ में आया कि आप 8th के बाद आप बाकी रेगुलर बच्चों के साथ कंपटीशन में उतरे और उनके जैसी ही तालीम आपने हासिल की, उन्हीं की तरह आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए और उसके बाद फिर आपने क्या कहते हैं 12th पास की। आप बराबर फरमा रहे हैं सर। सर मैंने ये भी सुना है कि आपने 12th पास करने के बाद आप कोई सरकारी मुलाजिम भी लगे, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे? मुझे एक शिक्षक बनाया गया था। स्कूल एजुकेशन के अंदर पोस्टें टीचर की एडवर्टाइज हुई तो उस समय मैंने भी फॉर्म भर दिया। मुझे भी लगा कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, तो मैं एक टीचर सेलेक्ट हो गया और सेलेक्ट होने के बाद बाकायदा मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, मैंने ज्वाइन कर लिया
क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बदसूरत चीज़ क्या हो गई हमारे साथ कि वहाँ कुछ जो लोग थे वो महकमे के अंदर किसी अपने आदमी को मेरी जगह लगवाना चाहते थे और मुझे हटवाना चाहते थे। आखिरकार क्या हुआ, मेरे रिकॉर्ड्स को फॉर्ज किया गया, जो मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड था, मेरा जो रजिस्टर था, कभी कभी तो मुझे सेपरेट रजिस्टर पे साइन करवाना शुरू किए गए। आखिरकार मुझे वहाँ से रिमूव करने के लिए उसके पास मटेरियल इकट्ठा हो गया कि जी ये एब्सेंट केस है, ये स्कूल में नहीं आते हैं, लिहाजा इनको हटाने का कोई बंदोबस्त किया जाए। बहुत दुखद बात है कि एक बच्चा गांव से निकला, उसने किस मुशक्क़त के साथ तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद उसने रेगुलर बच्चों के साथ कंपटीशन करके एक सरकारी मुलाजिम बतौर जनरल लाइन टीचर सेलेक्ट हुआ। लेकिन उनके साथ फिर बाद में उसकी नाबीना हालत का फ़ायदा उठाकर ये मुफाद परस्त लोगों ने इनको महकमे से निकलवा दिया। मैं सर इसके लिए क्या आपके साथ अपना खेद व्यक्त करता हूँ और मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म के बच्चों के साथ कम से कम इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सर जब आपको जनरल लाइन टीचर से टर्मिनेट किया गया तो उसके बाद आपने तालीम का दामन फिर से थामा जी, तो कब आपने ग्रेजुएशन की और कब आपने लॉ में एडमिशन ली? इसके फ़ौरन बाद मैंने क्या किया कि जब मुझे ये लगना शुरू हो गया स्कूल के अंदर कि अब मेरे साथ ज़्यादती होना शुरू हो गई है, आखिरकार मैंने एडमिशन ले ली और 3 साल का मैंने जो अपना बीए था वो मैंने एमएम कॉलेज जम्मू से मैंने ये अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा और डिग्री जो थी वो मैंने प्राप्त की। बहुत खूब सर। तो लॉ में एडमिशन कहाँ हुई सर? क्या लॉ में एडमिशन लेते वक्त कोई आपको दुश्वारियाँ आई हूँ, वो भी बयान कीजिए। देखिए, जब मैं लॉ में एडमिशन लेने के लिए गया तो जो उस समय एक एडमिशन कमेटी फ्रेम हुई थी, लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी से मेरी लॉ हुई, तो मुझे वहाँ कहा गया कि नहीं, जो नाबीना जो लोग होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो लॉ नहीं कर सकते, उनके लिए लॉ की सीट मौजूद नहीं है। मैंने कहा साहब, मैंने तो सुना है कि वेस्ट बंगाल के अंदर तो एडवोकेट जनरल जो सरकार के सबसे बड़े एक लीगल स्पोक्समैन होते हैं वो भी रह चुके हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं लॉ नहीं कर सकता जम्मू और कश्मीर के अंदर। आखिरकार मैंने लॉ की जो सीट थी मैंने हासिल कर ली और 3 साल की जो मेरी लॉ की डिग्री थी वो कंप्लीट हो गई। सर लॉ करने के बाद फिर आपने ये काला कोट पहनने की भी ये ठान ली, तो ये कैसे संभव हुआ? मंशाएं जागती हैं शेख साहब, मंशाएं जागती हैं जब कुछ दुश्वारियाँ, कुछ ऐसे ताकतवर हाथ आपके चारों ओर घूमते हैं तो आपको भी लगता है कि नहीं, ये जो लोगों की और कुछ मंशाएं हमारे चारों ओर घूम रही हैं ना, इन मंशाओं का कत्ल हमें करने के लिए हमें भी अपनी मंशा को जन्म देना होगा। और आखिरकार अपनी मंशा को जन्म देने हम भी कामयाब हो गए और ये जो कोट आपने पहन रखा है आज, ये हमने पहना और हमें इसको पहनने का मौका प्राप्त हो गया। क्या बात है सर, बहुत बहुत मुबारक हो सर। साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी पेशे से एक वकील हूं, लेकिन मैं एक एक्सीडेंटल लॉयर हूं। इवन के लॉ करने के बाद भी मैंने अपने वालिद को कहा कि मेरे से वकालत नहीं हो पाएगी, और फिर एक ऐसे शख्स जो नाबीना हैं उन्होंने ये बाई चॉइस ये पेशा चुना, ये सच में मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। सर इसमें आपको मुश्किलात आई होंगी ज़रूर, क्या कहते हैं, इस पेशे में घर से आप अदालत में आना कैसे आते थे, फिर कौन सी अदालत कहाँ पे है, कैसे पहुँचते थे उस अदालत में? मैंने ये भी सुना है कि आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी रहे हैं, तो ये इस पर भी थोड़ी सारी रोशनी डालें। देखिए शेख साहब, घर से आना जाना जो मेरे दोस्त हैं वो इस अदालत के अंदर, उनके साथ मेरा उठना बैठना है और राब्ते कायम है, तो वो घर उन्हीं के साथ आना जाना जो होता वो रूटीन में वो सिलसिला कायम है। आपका दूसरा जो हिस्सा है आपके जो क्वेश्चन का, वो ये कि मैं सरकारी वकील था। सरकारी वकील बनने के लिए मुझे इस हाई कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर मुझे 2021-22 के अंदर फास्ट एंड टू डेथ करना पड़ा। आखिरकार मुझे एक सरकारी वकील गवर्नमेंट ने फैसला करके बना दिया। 1 साल मैंने उसमें काम किया, लेकिन कभी कभी
आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे। ये थोड़ा सा मज़ीद वजाहत करेंगे कि आपने उस एक साल में सरकार को कितने केसों में रिप्रेजेंट किया, कितने केसों में जवाब दायर किया, क्या परफॉर्मेंस रहा आपका एज ए गवर्नमेंट एडवोकेट, और फिर आपको ये टर्मिनेशन से क्यों नवाजा गया? देखिए, मेरी परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट है जो मेरे दिमाग में छपी हुई है, मैंने सरकार के हक में या खिलाफ कहें, मैंने 150 फैसले जो थे डाइस के ऊपर खड़े होकर बहसें करके सरकार को 150 फैसले करके दिलाए हुए हैं। इसके सिवाय 297 मैंने जवाब जो है वो दायर किए हैं, जिसके लिए क्लाइंट कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है कि मेरे 15 साल से मेरा जवाब नहीं फाइल हुआ, सरकार मेरे साथ ज्यादती कर रही है। तो ये मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी। तो लिहाजा मुझे कहीं कहीं से इशारे भी आए, इतनी स्पीड पकड़ी हुई है आपने, ज़रा ओवरटेकिंग ना करें। तो लिहाजा हमने कोशिश की कि जितनी हमसे बेहतरी हो सकती है सो हमने कोशिश की, और अपनी इतनी सारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवाई। बहुत स्टार्टलिंग रेवलेशंस किया है सूरज सर ने कि सरकार ने मुझे स्पीड से काम करने का सिला ये दिया कि मुझे काम से हटाया गया। बहुत दुखद बात है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अगर इनके काम में कोई कमी थी तो वो हाईलाइट करते, उसको बुनियाद बनाकर इनको टर्मिनेट करते, लेकिन इनकी ओवर स्पीडिंग की वजह से अगर इनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा तो बराए मेहरबानी इनको वापस गवर्नमेंट एडवोकेट के ओहदे पर फाइज किया जाए। सूरज जी, आप अपनी डेली लाइफ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप रोज़मर्रा का काम कैसे करते हैं। आपके पास मैंने स्मार्टफोन भी देखा, आप वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप केस कैसे लिखाते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सारी रोशनी डालें आप। देखिए अल्ताफ साहब, जो रोज़मर्रा के जो पढ़ने लिखने के काम हैं, लिखाना तो शुरू का हमारा एक बंदोबस्त रहा है, क्योंकि जब राइटर हमें अलाट किया जाता था, वो अलाटेड राइटर पढ़ के सुनाता तो हम लिखाना शुरू कर देते थे। तो जहाँ तक स्मार्टफोन की बात आपने कही, फ़ोन तो सबके पास हैं। जब हम स्मार्ट लगाते हैं तो लोगों को लगता है कि कौन सा स्मार्ट होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास है एक फ़ोन, वो इतना स्मार्ट है कि वो क्या करता है, सिर्फ बोलते हैं वो। तो कैमरे की तरफ करके दिखाएं। ये देखिए, ये मेरा फ़ोन, ये स्मार्टनेस है इसमें कि ये बोलता है। तो जो भी आप इसके ऊपर नेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, तो जो आप सर्च करेंगे ना लिख के, वो आपको बताता जाएगा कि क्या है, और पढ़ के बताता है। मान लीजिए कि मैं इस समय टेलीफोन करना चाहता हूँ, तो देखिए तो देखिए अल्ताफ साहब, आपने मुझे थोड़ी देर पहले टेलीफोन किया था, आपके नंबर में मैं पहुंच गया हूं। अब यदि मुझे आपको टेलीफोन करना ना, तो मैं अपने टेलीफोन को बोलूंगा उंगली के सहारे कि भाई अगले तक पहुंचा दिया जाए। ये देखिए, ये देखिए कॉलिंग हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर। तो कैमरे की तरफ थोड़ा सा ये देखिए, तो ये कॉलिंग हो रहा है। तो मालूम है, स्क्रीन पढ़ के बता देता है कि आप टेलीफोन के ऊपर कौन सा फंक्शन आप खोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, वो दिखाता है सारा। तो बहुत खूब सर, बहुत खूब। ये सहारे हैं मेरे कामकाज करने के। बहुत खूब सर। तो साथियों, आज इस वक्त कम से कम 50% आबादी ऐसी होगी जो नज़र रखती है लेकिन फिर भी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन आपके सामने हमारे सूरज जी ने डेमो करके दिखाया कि वो स्मार्टफोन भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि कभी इस डिसेबिलिटी की वजह से कभी आपको निराशा हुई, कोई नाउमीदी हुई कभी के लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़े, बहुत मुश्किल है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमारे लोग हैं ना, उनको अगर कहो ना कि ये चीज़ निराशा पैदा करती है, तो वो पहले से कहते हैं निराशा को बोल दीजिए हमारे हाथ ना आए, वरना हम उसको कहीं ऐसे मोड़ पे ले आएंगे कि निराशा को भी और आगे निराशा झेलनी पड़ेगी। निराश होने वाले लोग नहीं हैं। हमारी जो हमारी सरकार है ना, जो हमारी डिसेबल लोगों की सरकार है ना, विजुअल इम्पेयर्ड की, वो निराशावादी नहीं है।
वो निराशा को मारने वाली है। बहुत खूब सूरज जी, आपका सफ़रनामा सुनकर सच में मुझे आज खुद भी इंस्पिरेशन मिली है। मैं यहाँ अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आपके घर में या आपके आसपास अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है जो नाबीना है, तो बराए मेहरबानी ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारी ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को स्कूल में दाखिला भी कराएगी और उनके तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करेगी और उनको अडॉप्ट भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। मैं दिल की अमी गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके एजाज़ में ये शेर पढ़ता हूं जो हम सब के लिए बाइसे सबक है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर।